स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल दस्तक अनबिलीवेबल स्टोरीज में। आज एक नई कहानी के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारे परिवार का एक अहम सदस्य बनेंगे। आपसे अनुरोध है कि ये हमारा नया चैनल है। आपकी जो प्यार है, जो आपका दुलार है, एक मोटिवेशन का हमारे लिए काम करता है। तो जब भी अगर आपको एक मौका मिलता है, अवसर मिलता है हमारा एक वीडियो, एक कहानी सुनने का, तो हमारे चैनल को शेयर करें अपने रिलेटिव्स में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये उम्मीद हम करते हैं कि ये जो दास्तां है, हमारा ये जो जर्नी है, जो यात्रा है, जो सफर है, हम मिलकर तय करेंगे और एक ये सुहाना सफर रहेगा। तो चलिए आगे की कहानी जो है अब हम शुरुआत करेंगे। और ये जो कहानी है ये दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुआ था। अगर मैं बात करूं 2008 में, तो उसकी ये कहानी है, बाटला हाउस की ये कहानी है। और बहुत ही चर्चित ये केस रहा है बाटला हाउस, और इसी से संबंधित हमारी आज की कहानी आधारित है। तो बाकी का समय ना गुजारते हुए चलिए हम बाटला हाउस की ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, ये जो हकीकत है, इस पे पर्दा डालने का काम करते हैं। 19 सितंबर 2008 ये फ्राइडे का ये दिन था। 19 सितंबर 2008, जहाँ पे बाटला हाउस, एक ये जामिया वाला में जो ये जगह है, ओखला के पास ये जगह है दिल्ली में, वहाँ पे बाटला हाउस स्थित में एक एनकाउंटर हुआ था, जो बहुत ही विषय रहा था चर्चा में। जहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो हैं, चाहे पुलिस की कार्यशैली हो, चाहे पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट हो, पॉलिटिशियंस का इन्वॉल्वमेंट हो, वो बाद में एक ऐसा ये केस बन गया था जहाँ पे कि पुलिस के ऊपर एक गंभीर संगीन आरोप ये लगा था बाटला हाउस के तहत कि आपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने लिखने के लिए स्टूडेंट्स बाहर से आ रखे हैं इस जामिया इलाके में, उनको आपने टारगेट किया है, स्टूडेंट्स के ऊपर आपने जो है हमला किया। और ये बहुत ही संगीन आरोप था पुलिस के ऊपर, आपने उनका एनकाउंटर किया है। तो जैसे कि अब हम आगे की कहानी सुनेंगे, हम बाकी की जो परत है उनको आराम से अच्छे से परतों को खंगालेंगे और हकीकत की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो 19 सितंबर 2008 को बाटला हाउस का एनकाउंटर हुआ था। उससे लगभग 13 सितंबर, उससे लगभग अगर आप बात करें तो 6 दिन पहले 13 सितंबर 2008 दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। ये जो ब्लास्ट हुए थे, आपके ये ब्लास्ट जो है आपके कैनॉट प्लेस में ब्लास्ट हुए थे। दो वहाँ पे धमाके हुए थे। ग्रेटर कैलाश में आपके धमाके हुए थे, और गफ्फार मार्केट जो कि करोल बाग के निकट दिल्ली में है, वहां पे बम धमाके हुए थे। 13 सितंबर 2008 को दिल्ली धमाकों से गूंज उठी थी और सहम गई थी। इस धमाके में लगभग 30 लोगों की मौत हुई थी। और एक और जो ये आंकड़ा जो जताया जा रहा है, लगभग 3 जो बम थे, 3 धमाके और होने थे, जिसको समय रहते पुलिस के संज्ञान में चीज लाई गई और 3 धमाकों को रोकने से पुलिस ने सही समय पे उन 3 धमाकों को, बमों को डिफ्यूज करने में पुलिस कामयाब रही, वरना ये नुकसान और ज्यादा बढ़ सकता था। अब ये जो धमाका हो रहा था, ये धमाकों की एक सीरीज चल रही थी। अगर आप बात करें सितंबर से पहले, अगर आप जुलाई की बात करें, आप अप्रैल की बात या मार्च की बात आप करें, तो इंडिया में, भारत में जो धमाके थे, आपके अहमदाबाद में हो रहे थे, आपके जयपुर में हो रहे थे, आपका बेंगलुरु में हो रहे थे, आपके सूरत जो है गुजरात, वहां पे आपके धमाके हो रहे थे। और इन धमाकों के जो तार थे, इसकी जो जिम्मेदारी था इंडियन मुजाहिदीन, IM, इंडियन मुजाहिदीन जो है इन कार्यों की जो है जिम्मेदारी ले रहे थे। अब अगर आप इन ब्लास्ट को करने का जो तरीका देखें, तो इन जो तरीका है, इनके अंदर एक सिमिलरिटी थी। यानी कि ये एक ही ग्रुप के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ये बम विस्फोट करने का जो तरीका है, बम के अंदर जिस प्रकार का इस्तेमाल किया गया है सामान का, जो केमिकल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जो सिस्टम है एक बम के अंदर, वो जिस तरीके का इस्तेमाल किया, सभी बमों के अंदर लगभग सेम है, एक प्रकार का इस्तेमाल है। यानी इस बम को डिजाइन करने वाला, इस बम को बनाने वाला जो शख्स है, जो अलग अलग ब्लास्ट इंडिया में हो रहे हैं, वो शख्स एक ही है। क्योंकि जिस प्रकार से आप उस चीज को, मॉड्यूल को, उस बम को, पूरा प्रोसेस को, उसको कंप्लीट करते हैं, तो उससे साफ पता चलता है कि इसको बनाने का जो तरीका एक ही है, और जो उसको फाइनल टच देते हैं
उससे माफी चाहेंगे। उससे ये साफ समझ में आता है कि ये जो है इनसे काफी मिलता जुलता है और कहीं ना कहीं बनाने वाले का हाथ भी एक ही है। कहानी माफी चाहूंगा। कहानी जो है आपके तो जब ये धमाके अहमदाबाद में होते हैं तो जो गुजरात की जो पुलिस है, इन धमाकों में जो कार का इस्तेमाल किया जाता है अहमदाबाद में, अहमदाबाद पुलिस के हाथ ये कार जो है लगती है। कार की जब तफ्तीश होती है तो जिस शख्स की ये कार होती है उसके एड्रेस पर पहुंचा जाता है, मालूमात होती है कि वो एक किराएदार है, उसके लैंडलॉर्ड से बात की जाती है। और इस पूरे प्रकरण में पुलिस को जो है जो नोटिस मिलता है कि 5 ऐसे फोन नंबर हैं, 5 ऐसे नंबर हैं जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं। और उत्तर प्रदेश से जब रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश में जगह है आजमगढ़, आजमगढ़ से जो है इन फोनों के तार मिले हुए हैं। माफी चाहेंगे। और एक जो नंबर है आजमगढ़ से सेम उस सीरीज को, उस फोन नंबर की सीरीज को जब वो ट्रैक करते हैं, जब वो लैंडलॉर्ड के पास जाते हैं, जो अपना सर्वेलेंस जब वो ऑन करते हैं, तो अहमदाबाद की पुलिस के हाथ जो जानकारी आती है वो उसी नंबर की सीरीज में आजमगढ़ से एक जो फोन नंबर है वो जामिया नगर जो दिल्ली में है, जामिया नगर, वहां पे एक फोन यूपी से किया जाता है। अब लैंडलॉर्ड के पास पुलिस पहुंचती है, शिनाख्त करती है, तो पुलिस को वो बताते हैं कि ये जो शख्स जो यहाँ पे जो रहते थे, या जिस शख्स की यहाँ पे जो रूप उस शख्स का सामने आया, उस शख्स के जो है 2 दांत नहीं है, उस शख्स के 2 दांत नहीं थे। जो शख्स जो है, जो जानकारी अहमदाबाद पुलिस लैंडलॉर्ड के माध्यम से, सीरीज के माध्यम से, अपने जो सूत्र हैं उनके माध्यम से जो जानकारी एकत्रित कर पाई, जो शख्स की जो तस्वीर बनाई गई उसके 2 दांत नहीं है। गुजरात पुलिस पूरे प्रकरण की, पूरी प्रक्रिया की, पूरे प्रकरण की अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करती है। और गुजरात पुलिस इन 5 नंबरों का पूरा जो है लेखा जोखा, कितने नंबर कहाँ से डायल हुए हैं, लोकेशन, सर्विलेंस, सब चीजें अपने एंड पे करती है। लेकिन वो इस चीज में एक चीज को पूरा नहीं कर पाती, एक चीज को गंभीर रूप से नहीं ले पाती। वो चीज ये थी कि जो एक फोन नंबर आजमगढ़ से दिल्ली के जामिया नगर में किया जाता है, उस नंबर को ट्रैक नहीं करती है, उसको वो गंभीरता से नहीं लेती है। अगर वो लेती तो शायद ये संभव था कि दिल्ली के जो सीरियल ब्लास्ट 2008 में हुए वो शायद ना होते, क्योंकि जो मॉड्यूल है, जो करने का जो ढंग है सभी सीरियल ब्लास्ट का इंडिया में वो लगभग सेम है। अब कहानी आगे बढ़ती है। दिल्ली में इतनी बड़ी घटना को, दिल्ली देश की जो राजधानी है, इतनी बड़ी घटना घटित होती है, तो जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस के ऊपर काफी दबाव आता है। इसी गला खराब होने की वजह से आपको बीच बीच में अड़चन आ रही है, उसके लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कहानी सुनने में आपको दिलचस्पी है और आप कहानी सुनना चाह रहे हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आगे की कहानी को मैं जारी रखूं। दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल जो है वो अपने गुप्त सूत्रों से, अपने जो उनके रिसोर्सेज हैं, जो सोर्सेज हैं, अहमदाबाद पुलिस से वो कनेक्ट करते हैं और उनको जो जानकारी मिलती है, 2 बातें उनके सामने निकल के आती हैं। एक तो जो 5 नंबर जो यूनिक मॉड्यूल, जो यूनिक उनको जो जानकारी मिलती है अपने इस पूरे प्रकरण में, जो चीज कंक्लूजन पे जो गुजरात पुलिस पहुंचती है वो 5 नंबर और 2 दांतों वाला ये जो शख्स है, इसके बारे की जो जानकारी दिल्ली पुलिस के हाथों लगती है, उन्हें मुहैया कराई जाती है। दिल्ली पुलिस क्या करती है? दिल्ली पुलिस जो एक नंबर जो कि अहमदाबाद पुलिस ने मिस किया था, आजमगढ़ से जामिया नगर दिल्ली में जो फोन कनेक्ट हुआ था, उस एक नंबर की लोकेशन पे उसको उस प्रकरण में वो नंबर वो चुराती है। उस प्रकरण में उस चीज को बहुत ही एक प्रोफेशनल तरीके से डील करती है और दिल्ली के वो जो नंबर है जामिया नगर का, उस नंबर को ट्रैक करते हुए उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचती है। ये जो नंबर था, ये नंबर था बाटला हाउस, जामिया नगर में जगह है बाटला हाउस। बाटला हाउस में मकान नंबर L18, 4थी मंजिल। ये जो नंबर था, ये जो कॉल की गई थी आजमगढ़ से जामिया नगर में, वो बाटला हाउस के L18 4th मंजिल पे की गई थी। पुलिस अब धीरे धीरे इस इलाके की जो है रंगदारी करना शुरू करती है, ऑब्जर्वेशन पे रखती है। ये जो गलियां हैं इस इलाके की, जहां जामिया नगर है, जहां बाटला हाउस है, बहुत ही सरीक सी, बहुत पतली पतली गलियां हैं, जहां पे इतना ज्यादा कंजेशन है। दिल्ली में अगर आप इस इलाके की बात करें, ये जो इलाका है, ये आपका ओखला है या आपका ये जो जामिया नगर है, और इस
जो लोकेलिटी है बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड है। यहाँ पे गलियां ज़्यादा सक्रिय हैं और इसमें गाड़ी वाहनों का अंदर आना संभव नहीं है। और पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर आप बात करें तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है और इतनी भीड़ी गलियां हैं और कहीं ना कहीं एक अलग ही जो माहौल है वो इस प्रकार का है कि संभव नहीं है कि आप सीधा गाड़ी लेके अंदर जा सके। छोटी छोटी गलियां हैं और 4-4 5-5 मंजिले के मकान हैं और एक से साथ एक सटीक हैं, एक के साथ एक मकान लगे हुए बने हुए हैं, तो समस्याएं काफी थी। तो पुलिस अपने जो सूत्र हैं, सूत्रों के हवाले से सारी जानकारी एकत्रित करती है। पुलिस को मालूमात होता है कि L18 बाटला हाउस के अंदर 3 फ्लोर में फैमिलीज रहती हैं, परिवार रहते हैं। चौथे फ्लोर पे 6 जो हैं जवान लड़के जिनकी उम्र लगभग 18 से 25 साल रही होगी, वो लड़के चौथी मंजिल पे रहते हैं। पुलिस के हाथ ये उनके उनको जो जानकारी मिलती है, उसको जो पुख्ती जानकारी मिलती है उन्हें ये मिलती है। अब पुलिस जो है बाटला हाउस पे जो चौथी मंजिल है वहां से ये तार जोड़ने का काम करती है कि जो जानकारी उन्हें अहमदाबाद पुलिस के माध्यम से मिली थी, जो अपने सूत्रों के माध्यम से स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस को मिली थी, वो ये मिली थी कि 2 शख्स वाला जो इंसान है, पुलिस ये दिल्ली पुलिस अनुमान लगा रही थी कि 2 शख्स वाला जो इंसान है जिसकी जिक्र किया जा रहा है इस सीरियल ब्लास्ट सीरीज में, उसको पकड़ने के लिए ये संभव है कि ये जो है इसी लोकेशन पे हमें ट्रैक कर सके। क्योंकि देखिए फोन नंबर की सीरीज चली आ रही है, 5 फोन नंबर, एक फोन नंबर जो उत्तर प्रदेश से आजमगढ़ से दिल्ली किया जाता है। दिल्ली पुलिस से अनुमान लगाती है कहीं ना कहीं इन घटना से इस बाटला हाउस L18 का कुछ न कुछ लिंक है, कुछ न कुछ संपर्क जरूर है। अपनी तफ्तीश में आगे बढ़ते हुए दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल टीम है जिसे लीड करते हैं इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा, उनके साथ हैं सब इंस्पेक्टर बलविंदर और मैं माफी चाहूंगा धर्मेंद्र जो हैं सब इंस्पेक्टर रहते हैं और उनके साथ जो हवलदार हैं उनका नाम जो है बलविंदर है। ये टीम 19 सितंबर 2008 को सुबह के लगभग समय रहा होगा 10:30-11 बजे जामा मस्जिद इलाके में पहुंच जाती है ओखला में। और जैसा मैंने आपको बताया, संभव नहीं कि पुलिस की गाड़ी अंदर जाए, ये अपना गाड़ी बाहर खड़े करते हुए जो टीम है L18 की तरफ रवाना होती है, सक्रिय गली से जाके पहुंचती है। और पुलिस का जो इस ग्रुप को लीड कर रहे थे चंद्र मोहन शर्मा, उनका ये मानना था, जो उन्होंने अपने अनुभव से जो उन्होंने अनुमान लगाया था कि 18 से 25 साल के नौजवान लड़के हैं। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हमें इनपुट यहाँ से मिलती है तो ये थोड़ा सा सख्ती से पेश आएंगे, तो जो है ये आराम से हमें सारी जानकारी जो है उपलब्ध करा देंगे। इसमें कोई ज्यादा चुनौती नहीं आनी चाहिए। और ताकि पुलिस का एक स्पेशल टीम जब भी कहीं छापा मारती है, लोगों को या असामाजिक तत्वों को जाके उनको दबोचने का काम या उन्हें वहां से पकड़ने का काम करती है, तो एक प्रोसीजर होता है। तो इसी प्रोसीजर में जो धर्मेंद्र हैं, जो सब इंस्पेक्टर हैं, उनको एक रोल दिया जाता है सेल्समैन का कि आप बिल्डिंग के अंदर जाएं, 4th फ्लोर पे ये वहां जाके ये जांचने का काम करें कि कितने लोग हैं, क्या गतिविधियां कर रहे हैं, क्या माहौल है, किस प्रकार पुलिस को एंट्री लेनी चाहिए और किस प्रकार का हाई इंटेंसिटी ऑफ डेंजर वहां पे हो सकता है। धर्मेंद्र एक सेल्स एग्जीक्यूटिव वोडाफोन कंपनी के सिम कार्ड के, वोडाफोन एयरटेल के सिम कार्ड के वो एग्जीक्यूटिव बन के जाते हैं। चौथे माले पे वो पहुंचते हैं, वो गेट की घंटी बजाते हैं, गेट खुलता है। वो कहते हैं कि आप ये सिम है, ये लेटेस्ट सिम लॉन्च हुआ है, आप सिम ले लें और इसमें ये बेनिफिट्स हैं, आपको इतना इंटरनेट, इतना टॉक टाइम या इतना जो है इसके मिलेंगे और इसका अभी ये डिस्काउंट है, इनिशियल लॉन्च है, तो इसका ये सर्टेन प्राइस रहेगा। लड़के जो हैं एकदम मना कर देते हैं कि नहीं, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हमें नहीं चाहिए। और ऐसा ही जो है धर्मेंद्र कुमार, वो इतना देख लेते हैं कि यहाँ पे लगभग 4 लड़के हैं, जितना वो अपनी नज़रों से, पुलिस की नज़रों से जितना अध्ययन कर सकते हैं, उन्हें लगता है कि 4 नौजवान हैं, कोई किताब पढ़ रहा है और कोई डायग्राम बना रहा है, कोई किचन में है, तो उन्हें लगता है कि ये ठीक है। और वो गेट बंद हो जाता है और वापस वो अपनी पुलिस को सिग्नल दे देते हैं कि आप आ जाए। जो टीम जो लीड कर रहे हैं मोहन चंद्र शर्मा, वो अपने बाकी सिपह सालार के साथ चौथे माले की तरफ अग्रसर होते हैं, रवाना होते हैं। वो सीढ़ी भी इस प्रकार से है कि वहां पे एक टाइम एक इंसान ही चढ़ सकता है, बहुत बहुत बारीक सीढ़ियां हैं। और वो चौथे माले पे चढ़ते हैं, वो चौथे फ्लोर की जो है घंटी बजाते हैं।
चौथे फ्लोर की जैसे ही घंटी बजती है, अब भगवान जाने कि चार लड़कों को क्या अंदेशा हुआ, क्या उनको कोई शक हुआ, या क्या उनकी कोई सूझबूझ जागी, या ये कैसे हुआ। जैसे ही चंद्रमोहन शर्मा घंटी बजाते हैं, सामने से गेट के अंदर से ही 2 गोलियों की फायर होती है। पहली जो गोली है उनके लेफ्ट सोल्जर को, उनका जो कंधा है लेफ्ट, उसको गुजरते हुए जाती है। दूसरी उनके स्टमक को, ही उनका जो पेट है उसके वहां से लेकर के पीछे के उनके हिप साइड के थोड़ा सा ऊपर से होके जाती है। और चंद्रमोहन शर्मा जी ने यह अनुमान भी नहीं था कि अगले कुछ पलों में, कुछ क्षणों में उनके साथ क्या से क्या हो सकता है, वो ढेर हो जाते हैं। अब जो पुलिस का जो स्पेशल टीम का एक प्रोटोकॉल होता है कि जब भी आप कहीं तफ्तीश पे जा रहे हैं या किसी एनकाउंटर में जा रहे हैं, तो आप अपना बुलेट प्रूफ जो है जैकेट वो हमेशा पहन के रखें। सितंबर का महीना था और दिल्ली में अगर आप सितंबर की बात करें तो इतनी ठंड नहीं होती है। और शायद जो अनुभव था, जो मोहन चंद्र शर्मा जी का जो उनका जो जितना समय उन्होंने अपने पुलिस डिपार्टमेंट में एनकाउंटर्स में बिताया, लगभग 60 एनकाउंटर्स में वो शामिल रहे थे, तो उन्हें इस बात का अनुमान नहीं था, उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं था कि इतना मुश्किल हो सकता है, यहाँ पे इतनी बड़ी समस्या आ सकती है। उनका शायद ये मोटो रहा, शायद उनकी थॉट प्रोसेस ही रही, 18 से 24 साल के जवान होंगे, या उन्हें इनपुट ऐसा नहीं मिला होगा कि कोई भारी भरकम हथियार या कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है। वैसे इनपुट उनको स्पेशल सेल जो है, उनकी जो टीम, उन्होंने नहीं दिया होगा। उन्हें लगा होगा कि 2 दांत वाला कोई शख्स होगा, लड़का होगा, उसे वहां से उठाना होगा और थाने में लाना होगा। शायद वो इस जो ये सिचुएशन थी उसे भापने में असफल रहे। बिना बुलेट प्रूफ के वो उनकी टीम जो है ऊपर चली जाती है। 2 गोली आती हैं। अब गोली लगते ही जाहिर सी बात तो गिरते हैं। फिर जो उनके साथ लोगों की जो टीम होती है, कुछ 2 नीचे खड़े भी रहते हैं, और वो बिल्डिंग इस प्रकार की है कि उसके बैक साइड से कोई जाने का ऑप्शन नहीं, वहां भी एक पुलिसकर्मी तैनात रहता है इनकेस कुछ हो तो। माफी फिर से मांगना चाहूंगा। अब जो धर्मेंद्र थे, जो कि सेल्स एग्जीक्यूटिव का रोल प्ले कर रहे थे, वो आते हैं। उनके साथ बलविंदर जो है वो मोहन चंद्र शर्मा को नीचे लेके आते हैं। उनके बाकी की टीम मेंबर ऊपर आते हैं, वो उनकी पोजीशन लेते हैं, वहां से फायरिंग कर रहे होते हैं। और होली फैमिली हॉस्पिटल है, वहां पे ये दोनों उन संकरीय गलियों से जहाँ पे मोटर का जाना संभव नहीं था, वहां जाते हैं। उन्हें होली फैमिली हॉस्पिटल ले जाने का वो काम करते हैं। और इसी प्रकरण में जो है बलविंदर के भी गोली लगती है, क्योंकि वो मोहन चंद्र शर्मा के पीछे ही रहते हैं, तो उनको भी गोली का शिकार होना पड़ता है। और धर्मेंद्र जो है बलविंदर को, और इतने में जाहिर सी बात है लोकल और जो टीम, जो स्पेशल सेल की जो कार्रवाई थी, इसकी ये बड़ी दिलचस्प बात है कि लोकल जो पुलिस थाना है जामिया नगर का, उसको भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन जब फायरिंग हुई तो स्पेशल सेल की एक्स्ट्रा टीम बुलाई गई, लोकल पुलिस थाने से भी लोग आए, और वहाँ आपके जो नेबर्स थे, वहाँ के जो आस पड़ोस था, जैसा मैंने बताया 5-5 मंजिल की, 4-4 मंजिल की मंजिलें हैं, सटीक एक दूसरे लगी हुई हैं। लोग बाहर आना शुरू हुए तो पुलिस ने बताया कि यहाँ पे एनकाउंटर हो रहा है, आप अंदर ही रहे, तो पुलिस को सिचुएशन हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ। इसी बीच जो खबर आती है वो ये आती है कि जो इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा है, होली फैमिली जो हॉस्पिटल है उसमें उनका निधन हो जाता है। बलविंदर हालांकि खतरे से बाहर रहते हैं, और 40 मिनट तक ये गोलियों का खेल चलता है। और दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल टीम है, वहाँ पे ये जो लड़के हैं 18 से 25 साल के, इन सबको शांत करने में कामयाब होती है। अब जो शिनाख्त की जाती है तो पता चलता है कि फ्लैट में जो 2 शख्स जो हैं, जिनके इस एनकाउंटर में डेथ हो जाती है, जिनकी गोलियां लगती हैं, उनमें एक मोहम्मद आतिफ अमीन है, एक मोहम्मद साजिद है, एक मोहम्मद सैफ है, एक जिशान है। तो सैफ और जिशान को इसमें जो है माफी चाहेंगे, जिंदा उन्हें पकड़ा जाता है। और जो लड़का जिसको पकड़ने के लिए, जो 2 दांतों वाला लड़का जिसके 2 दांत नहीं है, उसको पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल 7 टीमों की जो लोगों की जो टीम गई थी, मोहन चंद्र शर्मा जिसे लीड कर रहे थे, उस लड़के का नाम जो था, जो इस इन्वेस्टिगेशन में पता चला, उसका नाम बशीर था, जो उस समय वहां पे नहीं मौजूद था। अब जो कहानी के जो तार मिलते हैं, जब पूछताछ होती है, तो पूछताछ में इस बात का खुलासा होता है कि जो बॉम्ब सीरीज है, ये इंडियन मुजाहिदीन के जो हैं, ये
उनके कार्यरत हैं, उनके नुमाइंदे हैं। और मोहम्मद आतिफ जो है वही बम बनाने का काम करता था। सारे जितने भी ब्लास्ट हो रहे थे इंडिया में, उन सबको बम जो मेकर था, जो बम बनाता था, वो आतिफ ही था, मोहम्मद आतिफ अमीन। ये जो है बम बनाने का काम करता था। ये बात जो दो पकड़े जाते हैं जिंदा, वो हर चीज़ जो है डिटेल में शेयर करते हैं। अब क्योंकि इन्वेस्टिगेशन देखिए जब भी होती है, इन्वेस्टिगेशन में समय लगता है, जो प्रक्रिया है उसमें काफ़ी अच्छा खासा समय लग जाता है। इस बीच काफ़ी संगीन आरोप दिल्ली पुलिस के ऊपर लगे। मैं फिर से आपसे यहाँ माफ़ी मांगना चाहूँगा, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप बहुत संयम से मुझे सुन रहे हैं और इस कहानी को आप पसंद कर रहे हैं। ये हकीकत है, कहानी तो खैर क्या, ये हकीकत ही है, और एक ऐसी विश्वसनीय कहानी है जिसे सुनकर आप भी ज़िंदगी के जो अलग रूप हैं उनमें से एक रूप को पहचानने का काम कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के आरोप ये लगता है कि आपसी रंजिश के चलते, या आपसी तनाव के चलते, या आपसी गठजोड़ के चलते जो मोहन चंद्र शर्मा है उनके ऊपर उन्हीं की टीम के किसी बंदे ने अटैक कर दिया। काफ़ी चीज़ें, जैसा मैंने आपको बताया कि हाई प्रोफाइल केस बन गया था, इसके अंदर पॉलिटिक्स आ गई थी, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आ गया था, डिप्लोमेट्स इसके अंदर शामिल हो गए थे, ब्यूरोक्रेट्स इसके अंदर शामिल हो गए थे, और धर्म का नाम इसको देने की कोशिश की गई थी। मीडिया भी कहीं ना कहीं सब चीज़ों को सामने लाने का अपनी तरफ से प्रयास जरूर कर रहा था। और इसी के चलते दिल्ली हाई कोर्ट में NHRC, ह्यूमन राइट जो काउंसिल है, उसको दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से इंस्ट्रक्शन आते हैं, आदेश आते हैं कि आप 2 महीने में मुझे एक रिपोर्ट सबमिट करें और सारी हवाइयाँ जो है क्लियर करें, हो क्या रहा है, ये क्या सच है और क्या तथ्य है। जो NHRC की जो टीम है वो 2 महीने बाद पुलिस जो कोर्ट है उनको रिपोर्ट सबमिट करती है, और उसमें वो बताते हैं कि जो एनकाउंटर हुआ है ये जेन्युइन एनकाउंटर हुआ है। मोहन चंद्र शर्मा की जो गोलियां लगी थी, एक उनके लेफ्ट बाजू पे लगी थी जो फ्रंट साइड से इनका एंट्री था और पीछे से एग्जिट था। सेम उनके दूसरी गोली जो स्टमक में लगी थी, फ्रंट से फायर किया गया था और पीछे से एग्जिट था। तो साफ मालूमात ये लग रहा था कि इसमें कोई फेक नहीं है और ये जो एनकाउंटर है जेन्युइन। इसके बाद जाके ये डिस्कशन थमा था और दिल्ली पुलिस को कहीं ना कहीं एक राहत की सांस मिली थी। हालांकि ऐसे बहादुर अफसर को खोने का गम और उनकी कमी को पूरा कर पाना दिल्ली पुलिस के लिए जाहिर सी बात है एक उनके लिए चुनौती थी। और शायद दिल्ली पुलिस ने अपने हद तक उनका जो उनका मोटो है कि आप अपने जो दिल्लीहाइट्स हैं उनकी आप सुरक्षा करें और अपने धर्म का पालन करते हुए मोहन चंद्र शर्मा जी का जो है उन्होंने अपनी ड्यूटी पे अपने कर्तव्य का पालन निर्वहन करते हुए उन्होंने अंतिम सांस ली। और इस कहानी का जो धरपकड़ ये रहा कि जो बाकी के जो इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ती है तो ये मालूमात और ये पूर्ण रूप से वेरीफाई होता है कि ये IM इंडियन मुजाहिदीन के ही लोग थे, उनका ही एक सेल यहाँ पे जो है काम कर रहा था। और इसी में से कुछ लोगों की जब फर्दर प्रोसीडिंग्स होती है, जानकारी ली जाती है, तो यहीं से इसी इलाके से कुछ लोग होते हैं जो आगे जाके सीरिया में उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है, वहाँ पे भी उन्हें ढूंढ के पुलिस अपने एंड पे जो टीम है उनका खात्मा करती है। और ऐसे ही ये जो बाटला हाउस की जो कहानी है पूरी दिल्ली को हिलाने वाली, ये कहानी जो है बाटला हाउस की, जो कि 19 सितंबर 2008 में दिल्ली में घटित हुई। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।